सर, एक मिनट। बता दीजिए। ऊपर से हम लोगों ने शेयर किया था, तो फिलहाल मेरे हिसाब तो से सर वही उसमें एक रहेगा। एक आध कंफ्यूजन है कि उसमें मतलब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें सर तो सब हम्म। रजिस्ट्रार को बीएएस को सबसे ऊपर डाल देते हैं सर, फिर डीवाईएसपी। हाँ, तो देखिए डीवाईएसपी मैं इसलिए रखा हूँ कि डीवाईएसपी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जेल सुपरिटेंडेंट ये जी आपके जी ऊपर मैं छोड़ दिया हूँ कि आप देख भी जी पा रहे होंगे पीडीएफ में। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ रखना चाहते हो। अगर आपको जी। इंटरेस्टेड है पुलिस सर्विस से, यूनिफॉर्म सर्विस से, देन आप बीएस से भी ऊपर रख सकते हैं। अगर नहीं इंटरेस्टेड है ठीक है सर। तो बीएस के बाद रखिए। और और उसके सर ये बाद जो एआरसीएस। हायरार्की है। हाँ, हम्म। सब एआरसीएस और रजिस्टर बीईएस में सर बीएस को अगर ऊपर रख देगा। ऑफ कोर्स बीएस के ऊपर मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ। देखिए बीएस आपको स्टार्टिंग में बीईएस स्ट्रगल सर, हो सकता बीईएस एजुकेशन है। वाला। एजुकेशन सर्विस अच्छे, हाँ, एजुकेशन सर्विस किससे ऊपर रखना चाहते हैं बताइए। एआरसीएस है। एआर सब रजिस्ट्रार से ऊपर, सब रजिस्ट्रार से ऊपर। सब स्टार से ऊपर देखिए, अब मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये जो नया प्रोविजन आने वाला है 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, तो जी। उसमें फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां घटने वाली है। तो अच्छा, सिर्फ जो है बीएस। प्रशासनिक, हाँ प्रशासनिक शक्तियां जो है, शैक्षणिक गतिविधियां देखना है उतना ही रह जाएगी। तो थोड़ा सा पावर कटौती की जा रही है, डिडक्ट की जा रही है, जो कि ठीक चीज नहीं है। हाँ खैर ये तो सरकार की पॉलिसी है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर जी। सकते हैं। दैट्स वाई उसे थोड़ा सा मैं नीचे रखा हूँ। बिल्कुल। मैं इसमें एक अच्छा चीज ऐड करना ठीक। चाहूंगा कि आप जो बीईएस यानी कि बिहार एजुकेशन सर्विस की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा सेवा का पोस्ट है, उसमें आप देखेंगे प्रशासनिक संवर्ग लिखा हुआ है। जब आप पोस्ट को पढ़ें तो इस चीजों का बहुत ध्यान रखें कि किस संवर्ग में वैकेंसी आई हुई है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बिहार शिक्षा सेवा का पद तो अच्छा है, लेकिन प्रशासनिक और संवर्ग का पद है। ये सिर्फ लेटर वगैरह, लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह का काम करते हैं। और दूसरा, जो वित्तीय पावर जिस तरीके से कार्तिकेयन जी ने बताया कि उसको डिवोल्यूट कर दिया गया है, वो लेटर आने के बाद। और बीपीएससी में दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है कि एक लेटर आएगा तो आपका जीवन बदल सकता है, और एक लेटर आएगा आपका पद बर्बाद भी हो सकता है। लेटर पे डिपेंड करता है। अभी जैसे कि वीडियो का लेटर आया हुआ है कि वीडियो लेवल 9 का पोस्ट होगा, और आरडीओ को वीडियो बनने में अब इतना समय लगने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो किस तरीके से बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। कई जैसे कि अमीर स्वानी साहब जब आए थे तो उन्होंने जो अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का फर्स्ट पद क्रिएट करवाया था, और उनके लिए जिस तरीके से अलग कार्डर की व्यवस्था करवाई थी, और जिस तरीके से उसके भवन वगैरह बने हुए हैं हर जगह पे, तो वो एक अलग ही चार्म हो जाता है। तो कई बार आपके सीनियर किस तरीके से आते हैं इस चीज पे भी निर्भर करता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए, नमस्कार, मैं रुपेश सिंह सर, आपके साथ हमारे कलीग, हमारे मित्र कार्तिकेयन जी बीपीआरओ उपस्थित हैं, गौरव सर बीपीआरओ उपस्थित हैं, सुजीत सर बीपीआरओ उपस्थित हैं, और भी कई सारे अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस की बात करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। 70वीं बीपीएससी मेंस में फॉर्म भरने के लिए, पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए आपको जो दिया गया है, इस पोस्ट प्रेफरेंस को आप अच्छे से भरेंगे, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू के टाइम में दिया जाए, ऑफलाइन भरने के लिए फिजिकली दिया जाता है भरने के लिए, हो सकता है नहीं भी दिया जाए, इसको अंतिम मान लिया जाए। इसलिए अभी आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से इस पोस्ट को अंतिम मान करके भरेंगे, ताकि बाद में इस पर कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं स्वागत करता हूं अपने कार्तिकेयन जी, मेरे मित्र का, कि वो एक एक करके पोस्ट के बारे में 2-3 मिनट में, चूंकि समय का अभाव है, थोड़ा सा बताते जाएं। और जिस जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है इस पोस्ट प्रेफरेंस का अंत में, ये सारा अलग अलग अधिकारियों से बात करने के बाद ही ये लिखा गया है, पूरा पढ़ा गया है इसको अच्छे से। उसके बाद ये वीडियो बनाया गया है। इससे पहले भी 4-5 वीडियो बनाए गए थे, लेकिन अंतिम में विद्यार्थियों का डिमांड है कि एक वीडियो बनाया जाए। मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी होगा, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। क्योंकि पोस्ट में जब आप जाते हैं एक बार और वहां पे चीजें नहीं मिलने लगती है, या प्रमोशनल एवेन्यूज अच्छे नहीं रहते हैं, तो आप एक पोस्ट पे काम करते करते फिटिकनेस का महसूस होने लगता है। और दूसरी बात कि पद को भरने, वरीयता क्रम भरने के श्रम में सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे, आपका इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि लगातार ऐसा होता है, कभी आपको लगता होगा गाड़ी मिल जाए, भोकाल हो जाए, पैसा आ जाए, कुछ नहीं होता है। जब जो आपका इंटरेस्ट अंत में वही सर्व करेगा। अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं काम कर सकते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और 20 साल, 25 साल, 40 साल तक, 30 साल तक सर्विस करेंगे आप। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने इंटरेस्ट को ही ध्यान में रख के पोस्ट प्रेफरेंस को भरेंगे। 2-3 बातें मैं बता देता हूँ शुरू में, उसके बाद कार्तिकेयन जी को मैं अवगत कर रहा हूँ कि 3 तरीके का पोस्ट प्रेफरेंस हम लोगों ने दिया है। ये लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत मैं कर देता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें पहला जो पोस्ट प्रेफरेंस है, ये बैलेंस लाइफ स्टाइल को लेकर के है कि आप अभी हैं, अपने ही सिर्फ हैं, आगे बच्चे होंगे, परिवार होगा, फैमिली होगा, उसको देखना है। दूसरा है कि ये भोकाल जिसको कहते हैं, हाँ आए हैं लोग, रिकॉग्नाइज करें, मैं एसडीएम बना हूँ, इसको कोई देखे। तो बीपीएससी का जो चार्म है ये बीच वाला पोस्ट में है। और जो यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं मुझे भी और आगे बढ़ना है, हमारे पास एज है, अभी मैं सर्विस में जाना चाहता हूँ, इंप्रूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बनाया गया है। तो मैं कार्तिकेयन जी से अनुरोध करूंगा कि अब आप एक एक करके बताना स्टार्ट करें।
सबसे पहले जो एसडीएम के बारे में है, एसडीसी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा बोले। विशेष बातें तो यहाँ पे लिखी हुई है कि किस तरीके से एसडीएम एसडीसी बनते हैं, उप समाहर्ता का काम करते हैं, फिर एडीसी बनते हैं, एसडीसी बनते हैं। तो किस किस तरीके से काम होता है थोड़ा सा आप बोलते जाएं। दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे कि गाड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है, ऑफिस मिलता है कि नहीं मिलता है, प्रमोशनल एवेन्यूज कैसे हैं, और जो गेजेटेड पोस्ट है कि नहीं है, इन सब चीजों को साथ साथ बताते चले जाएंगे। जी नमस्कार, कार्तिक सर, आपका स्वागत है। बिल्कुल, देखिए पहले आपका जो पद है बीएस का है, बिहार प्रशासनिक सेवा का पद है। इसमें बताया गया था जैसे ही पहले भी कि आपको गाड़ी नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में। जब आप एसडीएम के रूप में चार्ज लेते हैं या डीसीएलआर के रूप में लेते हैं, डीपीआरओ के रूप में लेते हैं, पीजीआरओ के रूप में, इस तरह का जब पद का आपको प्रभार मिलता है तब आपको गाड़ी मिलती है, अन्यथा स्टार्टिंग में गाड़ी नहीं मिलती है। लेवल 9 का पद है, गज़ेटेड है, डीडीओ है। बाकी जो अनुमंडल का अब जब एसडीएम बनते हैं तो ओवरऑल ऑल इन ऑल सब कुछ एसडीसी जो है एसडीओ होते हैं वही होते हैं। अब एसडीओ का काम क्या होता है? मेनली लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है। उस अनुमंडल में किसी भी तरह का लाइसेंस लेना होगा, मेला का, जुलूस का, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर देखना होगा, वही देखेंगे। और एक महत्वपूर्ण जो पीडीएस का काम होता है, वो सारी मॉनिटरिंग एसडीएम के सर के स्तर से ही होता है। और अन्य जितने भी काम होंगे प्रशासनिक रूप से, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम हो, इलेक्शन वाला काम हो, मॉनिटरिंग के काम हो, किसी भी तरह का जो भी अन्य काम होते हैं, वो सारा काम एक एसडीएम देखते हैं। लेकिन शुरुआत में एसडीएम जो बीएस होते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, तो शुरुआत में एसडीएम ने कम से कम स्ट्रगलिंग आपका 2-3 साल स्ट्रगलिंग लाइफ होता है। ये भी डिपेंड करता है जिला पे। कई जिलों में सुविधाएँ अच्छी है, कई जिलों में जाते के साथ ही आपको गाड़ी मिल जाती है, आवास भी मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है जिला पे, उस जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है। लेकिन सामान्य तौर पे जब आपकी प्रशिक्षण अवधि खत्म होती है तो सामान्य तौर पे कॉमन गाड़ी तो मिल जाता है। लेकिन कई जिला की स्थिति है ठीक नहीं है। तो लेकिन ऐसे तो आमतौर पे मिल ही जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि गाड़ी होता है तो कॉमन होता है। एक साथ आपके 2-3 बीएस रहेंगे, जिनको जैसा काम होगा वैसा जाना होता है, वो जाएँगे तो फिर आएँगे, इस तरह का है। जब जिला स्तरीय पद जिस पद का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया डीपीआरओ, डीसीएलआर ये सब पद मिलता है, तब आपको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा, डीडीओ रहेंगे, गज़ेटेड रहेंगे, ऑफिसर रहेगा। ये चीज़ें हैं इसमें। ठीक है सर, इसमें क्लियर है? ठीक है, दूसरा पे हम लोग बात करते हैं। डीवाईएसपी जो ये बिहार पुलिस सर्विस का इसको आप जानते ही हैं, इसमें लेवल 9 का पद है, गज़ेटेड है, गाड़ी है और इसमें अलग-अलग जैसे कि एक तो समान तौर पे आपका जो पद होता है अनुमंडल लेवल पे उसको हम लोग बोलते हैं एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। तो जब वो चार्ज लेते हैं तो आप उस अनुमंडल के जितने भी पुलिस सर्विस का जो भी देखना है, आप डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उस अनुमंडल में, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर होगा, तो उस अनुमंडल के आप देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एसडीपीओ बना दिया जाए। शुरुआत में आपको लाइन डीवाईएसपी बन सकते हैं, एसपी ऑफिस के उसमें आप सहयोगी के रूप में भूमिका निभा सकते हैं या ट्रैफिक डीवाईएसपी के रूप में हो सकते हैं। तो ये तीनों बाकी एक अभी रिसेंटली जो साइबर सेल का चल रहा है उसमें भी हो सकते हैं। तो ये डिप्यूट किया जाता है। आपको प्रशिक्षण के दौरान भी डिप्यूट किया जा सकता है लेकिन समान तौर पे लाइन डीवाईएसपी होते हैं, ट्रैफिक डीवाईएसपी होते हैं, एसपी ऑफिस में होते हैं और जो एसडीपीओ के रूप में कार्य करते हैं। ये 4-5 तरह के डीवाईएसपी हो सकते हैं, लेकिन सबसे मूल जो होता है, जब आप एसडीपीओ बनते हैं, तो असली पावर होता है आपके पास कि सारे जितने भी पुलिस सर्विस का जो भी लॉ एंड ऑर्डर देखना है उस अनुमंडल का, सब कुछ एसडीपीओ देखते हैं। जस्ट इक्विवेलेंट टू एसडीएम। कुल मिलाकर के इसमें आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ठीक-ठाक रहेगा। पीसफुल आप सोचिएगा उस तरीके का तो पुलिस सर्विस का जॉब ही होता है 10 टू 5 नहीं, वो तो 24 आवर्स का जॉब है। खैर, जब तक एसडीपीओ का चार्ज नहीं मिलता है, तब तक ठीक है। अगर एसडीपीओ का चार्ज मिलता है, तो थोड़ा-सा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन फिर पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों चीज़ मिलेगा तब तो वहाँ पे तो काम करना ही होगा। मैं इसमें इसके साथ ऐड कर दूं कि इसमें हुँ, प्रमोशन अच्छे हैं, आप आईपीएस कैडर में जा सकते हैं और प्रमोशन अच्छा होता है। तो जो पुलिस वाले सर्विस हैं, 3 सर्विस हैं, एक डीवाईएसपी है,
एक जेल सुपरिटेंडेंट है और एक जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है। इस तीनों सर्विस में प्रमोशनल एवेन्यूज बहुत बेहतरीन है। पुलिस सर्विस में जाने का फायदा ये है कि आप जिस चीज के लिए बने हैं, जो आप डीएसपी सोच के बने हैं, तो वो डीएसपी चाहे लाइन बने, चाहे ट्रैफिक बने, चाहे साइबर बने, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर वाला नहीं बने या एसडीपीओ का चार्ज नहीं मिले, लेकिन जो दूसरी सर्विसों में दिक्कत है, जैसे कि एसडीसी वाले में, एसडीएम वाले में दिक्कत है कि वहां बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 14 साल तक नहीं बनेंगे कि 10 साल तक नहीं बनेंगे, इसमें वो दिक्कत नहीं होगा। तुरंत के तुरंत 2-3 साल होते होते आपको वो पोस्ट लगभग मिल ही जाता है। कार्डर खाली है बिल्कुल, और कार्डर को इसमें डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो डीएसपी बिहार के मामले में पुलिस सर्विस अच्छा है। और आप जानते हैं कि पुलिस सर्विस में जाने के बाद पुराना कार्डर है जेल सुपरिटेंडेंट, पुराना कार्डर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, पुराना कार्डर है डीवाईएसपी, पुराना कार्डर है। पुराने कार्डर का फायदा ये होता है कि कार्डर पूरा बना हुआ है, ऑफिस, गाड़ी, बंगला, ये सब आपको बना हुआ ही मिलेगा। और पुराने समय जैसे जेल सुपरिटेंडेंट के तो बंगले इतने बड़े बड़े होते हैं कि डीएम के लेवल के भी बंगले वो बंगले फेल हो जाए, इतने बड़े बड़े बंगले उनके पास रहते हैं। तो इन सब चीजों का फायदा है। 3 पोस्ट का ध्यान रखेंगे, डीवाईएसपी। प्लीज कोई भी सवाल नहीं करें। तो आप पहले सुन लें सभी सारी बातों को, उसके बाद हम लोग सवाल लेंगे। प्लीज थोड़ा सा वेट करेंगे। डीवाईएसपी हो गया, उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट हो गया, और सवाल डिस्ट्रिक्ट सब लिख ला। पहला कि ट्रेनिंग टाइम कितना होता है, दूसरा कि कब तक ज्वाइन करने में लेट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, मैं बता दूंगा। आप टाइप कर दें, आप टाइप कर दें प्लीज। वो टाइप करेंगे, मेरे स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, जो भी सवाल है वो टाइप ही करेंगे। ज्वाइनिंग टाइम मिल जाता है। आप जो ये कॉमन सवाल आएगा हर पोस्टों पे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जब तक के पाठक साहब हैं, थोड़ा सा जो है कि आपको सेवा में जाना ही पड़ेगा। मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो कि 69th वाले अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। उन्होंने एक्सटेंशन लिया हुआ है, तो एक्सटेंशन मिलता है, ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है अब। जी, आगे बढ़ा जाए जेल सुपरिटेंडेंट के बारे में करते हैं सर। जेल सुपरिटेंडेंट भी लेवल 9 का पद है, गजेटेड है, डीडीओ है। और सबसे अच्छी बात है, जैसे रुपए जी ने बताया कि ये भी ओल्ड कैडर है और इसका एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर है। तो सारा कुछ आपको आवाज से मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, डीडीओ है ही, गजेटेड है ही। और काम क्या है? काम वही है, जेल में जितने भी कैदी हैं, जेल की एक तरह से पूरी व्यवस्था, पूरा प्रशासन, जो मंडल कारा होता है, एक जिले में जो एक कारा होता है, उसका देख-रेख करना होता है। किसी भी तरीके का प्रशासनिक दृष्टिकोण से या कोई भी अगर अपराधी है, किसी तरह का, उसमें जितनी भी प्रशासन की चीज़ें हैं, जेल में सारा कुछ जेल सुपरिटेंडेंट देखते हैं, किसी तरह का अवैध चीज़ तो नहीं हो रहा है। जी, जी नेक्स्ट। कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, ठीक है। म्यूट कर लेंगे सर ये तो लोग। बा ये तो मतलब एक अच्छा पद है। अभी तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें भी आप चाहेंगे कि उस तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जिस तरह का कैदी होगा उसको हैंडल करना ही होगा। लेकिन पीसफुल है, जो डीवाईएसपी, एसडीपीओ से तो पीसफुल है। इसमें चौथा मैं आपका डिस्ट्रिक्ट दो बातें ऐड कर दूंगा कि हाँ, ऐड कर दीजिए। जो जेल सुपरिटेंडेंट का आवास है, बहुत बड़ा बड़ा आवास मिलता है। जेल मैनुअल को लागू करना होता है, आप जानते हैं, और जेल मैनुअल हर जेल में लागू हो नहीं पाता है पूरी तरीके से, तो कर हो ही नहीं पाता है। आप जानते हैं कि किस तरीके से कैदी के लिए खाना का व्यवस्था वगैरह आता है, उनके सुधार के लिए काम आते हैं, बहुत चीज आते हैं। तो वो आप जज के साथ भी लगातार लाइजनिंग करते रहते हैं, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। और ये जो क्या कहते हैं कि ओवरलोडेड जेल है बिहार का। बिहार का क्या, पूरे भारत का ही आप पढ़ते होंगे प्रिजन रिफॉर्म के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको एक थोड़ा सा मैनेजमेंट देखना होगा कि कैदी की जेल में जो है कि कैपेसिटी 1000 है और 3000-4000 कैदी रखे हुए हैं, तो किस तरीके से मैनेज करना है। कुछ वीआईपी कैदी हैं, उनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से है। तो इन सब चीजों को देखना है थोड़ा सा। आप देखिए कि 2 बातें हैं कि जेल में वो लोग जाते हैं जिससे समाज डरता है, और उससे आप वो व्यक्ति आपसे डरेगा। तो थोड़ा सा इन जेल सुपरिटेंडेंट का चार्मिंग अच्छा है। आप चाहें तो एक ये भी रख सकते हैं कि डीएसपी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे, पुलिस वालों में सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा नंबर पे जेल सुपरिटेंडेंट, तीसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को रख सकते हैं, या इंटर चेंज भी कर सकते हैं इसको कि डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को ऊपर रखें, जेल सुपरिटेंडेंट को नीचे रखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो जिला समादेष्टा है, ये होमगार्ड का है, ये गृह विभाग का पद है। और जानते हैं कि आपको बहुत सारे होमगार्ड मिल जाएंगे, क्योंकि जो डीएम साहब होते हैं या फिर और कोई ऑफिसर है, उनको भी होमगार्ड की आवश्यकता होती है अपने सेवा के लिए। तो आपका सम्मान करते हैं क्योंकि उनको व्यक्ति का जरूरत है। आप अपने घर में भी 10-20 होमगार्ड को रख लें। बहुत लोग तो अलग अलग तरीके से उनका क्योंकि आपके पास पर्सन बहुत है ना, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। रिलैक्स्ड जॉब है, पुलिस की वर्दी भी है। और देखिए जो लेवल 9 के पोस्ट हैं, एक चीज का ध्यान रखेंगे, उनका पोस्टिंग या तो अनुमंडल में होगा या जिला में होगा। अब जो बीडीओ लेवल 9 का हुआ है, उसका लेटर आया हुआ है, लेकिन वो बनेगा, बात की बात है। वो अभी तो बीडीओ का पोस्ट आता नहीं, आता तो आरडीओ का है। तो लेवल 9 के पोस्ट में ध्यान रखेंगे कि जो पोस्टिंग मिलेगी या तो अनुमंडल या जिला।
सीडीपीओ वगैरह कुछ पोस्ट है ऐसे जिसको छोड़ के मैक्सिमम पोस्टिंग वहीं पे है। तो शहर में रहने का एक अलग ये है। और दूसरा जो वर्दी है, वर्दी का अलग चार्म है। आप कितना भी बड़ा डीएम है, कुछ भी है, बिना वर्दी का आपको कोई पहचानता नहीं है। आपके पीछे वर्दी वाला जब तक जाता नहीं है तब तक आपको कोई नहीं जानता है। तो वर्दी का जिनको भी चार्म है तो आप रख सकते हैं। डीएसपी को ऊपर ही रखेंगे क्योंकि ये मूल कार्डर है। उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, ये दो है। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर शांति चाहते हैं तो जेल में भी जा सकते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट में भी शांति है। आप पढ़ भी सकते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट में भी पढ़ सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट में भी पढ़ के यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर सकते हैं। और साथ के साथ लेवल 9 और वर्दी वाला पोस्ट भी है। जी आगे बढ़ा जाए। स्टैक राज्य कर सहायक आयुक्त। एसटेक के बाद ईवी लेवल 9 का पद है, गजेटेड है, लेकिन इसमें गाड़ी आपको नहीं मिलती है। इसका मूल काम आप जानते ही हैं, जीएसटी जो कलेक्शन करना है, और जितने भी तरह का फर्म होते हैं, चाहे वो प्राइवेट फर्म होते हैं, गवर्नमेंटल फर्म से, सभी से टैक्स का जो है कटौती का उसको इम्प्लीमेंट कराना है। जो अगर लाइसेंस जो जीएसटी लिए हैं उनका इनएक्टिव हो गया है तो उसको एक्टिव कराना। अगर इनएक्टिव है और वो जीएसटी फाइल नहीं कर रहे हैं तो उस पे टैक्स इवेजन का भी जुर्माना लगाना। कुल मिलाकर के जीएसटी टैक्स को इम्प्लीमेंट कराना होता है। अब तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। हाँ, गाड़ी का जब तक बात है, इसके जो ऊपर होते हैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, जेसीएसटी, उनको गाड़ी मिलती है। तो आपका जो एक प्रमोशन है, हाँ, इसमें प्रमोशन अच्छा है। तो एक प्रमोशन होने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा फुल फ्लेज्ड। अदरवाइज एस्टैक के रूप में आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। आपके जो सीनियर ऑफिसर होंगे वो जेसीएसटी होते हैं, और उन्हीं के साथ आपको लाइनिंग करके रोस्टर निकलता है। जब छापा मारना होता है या जब कहीं जाना होता है तो उस समय जाया जाता है। बात यही है कि आपको जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन कराना है। जी, इसमें ऑफिस का क्या है? ऑफिस से शायद मिलता है या नहीं मिल रहा है अभी तक? ऑफिस चेम्बर है, मतलब चेम्बर है, ऑफिस तो नहीं है। चेम्बर है। रूम टाइप का भी इंडिपेंडेंट, नहीं है, चेम्बर हाँ, टाइप का है। इंडिपेंडेंट जो है जेसीएसटी होते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, तो एक प्रमोशन के बाद होता है। मैं अपने सहयोगी साथी गौरव जी और सुजीत जी और जो भी ऑफिसर जुड़े हुए हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जिस पोस्ट पे आप इनपुट देना चाहें तो बीच में आप बोल सकते हैं। सिर्फ ऑफिसर को बोलने का परमिशन है अभी। स्टूडेंट सिर्फ सुनेंगे, बाद में स्टूडेंट का सवाल लेंगे हम लोग। सब रजिस्ट्रार काफी बड़ा पोस्ट। बहुत इसके बारे में थोड़ा सा बोला जाए। बिल्कुल, सब रजिस्ट्रार इससे वाकिफ ही हैं। लेवल 9 का पद है, गजेटेड है, डीडीओ है। आपको एक गार्ड भी मिलता है और गाड़ी तो शुरू से ही मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसे तो अभी इस सामान्य तौर पे क्या होता है कि आपको अंचल में भी पोस्टिंग मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपके उस जिले में कितने निबंधन कार्यालय है। लेकिन जनरली क्या होता है कि सेमी अर्बन पोस्टिंग ही होती है, क्योंकि उसी जगह पे ही होता है जहाँ पे कि रेवेन्यू कलेक्शन ठीक-ठाक गवर्नमेंट का हो सके। तो सेमी अर्बन कह सकते हैं, उसको कस्बा बोलते हैं। तो वहीं पे निबंधन कार्यालय होता है। तो जितने भी निबंधन होते हैं, चाहे ज़मीन का निबंधन हो या एडॉप्शन, रिटेंस, मैरिज, ये सारा कुछ एक तरह से सब रजिस्ट्रार को ही देखना होता है। मैरिज में भी 2 तरह का मैरिज, जो शादी हो जाने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो भी निबंधन कार्यालय से ही मिलेगा। जो कोर्ट मैरिज होता है, वो भी निबंधन कार्यालय से ही होगा। तो ये सारा प्रक्रिया एक सब रजिस्ट्रार ही देखते हैं। कुल मिलाकर के इनको रेवेन्यू का कलेक्शन करना है। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी ड्यूटी इलेक्शन को छोड़ करके, इलेक्शन और आपदा को छोड़ करके सामान्य तौर पे इनकी ड्यूटी, जो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होती है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, चाहे वो हॉलिडे में होता है, एग्जाम ड्यूटी होता है, उस सब में इनकी ड्यूटी नहीं लगती है। यही चीज़ स्टैक में भी है, क्योंकि ये दोनों को कहा जाता है कि एक तरह से रेवेन्यू कलेक्टर है सरकार के लिए। दैट्स व्हाई इन लोग दोनों को प्रेफर नहीं किया जाता है, स्टैक और सब रजिस्ट्रार को। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जहाँ तक बात करेंगे तो इसमें आपके बड़े-बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, बड़े-बड़े बिल्डर होंगे, प्रॉपर्टी डीलर होंगे, उनसे आपका संपर्क रहेगा। और दबाव तो कर रहेगा ही, इस तरह का मान लीजिए दोनों पक्ष आ गए हैं तो दबाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी एक बैलेंस्ड इसलिए है कि 10 से 5 का ही जॉब है और पुलिस सर्विस की तरह हेक्टिक नहीं है। रजिस्ट्रेशन करना है। ये अभी तक वर्तमान में जो स्थिति है, उसमें क्या है कि ऐसा भी देखना नहीं होता कि ज़मीन आपका कैसा है, नहीं है। जो रजिस्ट्री करने आ रहे हैं, दोनों को बुलाएँगे, दोनों पक्ष को पूछेंगे, दोनों अगर सहमत है कि एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है, रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, तो रजिस्ट्री कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा पद है ये। जी, मैं कुछ ऐड करूँ? गौरव सर, सुजीत सर कुछ बोलना चाहें तो पहले बोलें, उसके बाद मैं बोलूँगा। देखिए,
ये काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है। आप इसको एसडीसी से, जो लोग पुलिस सेवा में नहीं जाना चाहते हैं, एसडीएम के बाद, एसडीएम को देखिए पहले नंबर पे ही रखिएगा, कितना भी कुछ बोल ले, वो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है। सामान्य प्रशासन विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जब लेटर निकलता है ना, वो हर डिपार्टमेंट के लेटर पे भारी पड़ता है। हर मामले में प्रशासनिक विभाग को आज भी एसडीएम वालों को ये अधिकार उन्हीं को मिलेगा, जब भी मिलेगा 5 साल 10 साल के बाद जब भी मिले, या काडर रिस्ट्रक्चर हो जाए तब भी मिले। वो समझ रहे हैं ना कि आईएएस हैं। बिहार के तो वो आईएएस नहीं है, मतलब इस वाले में तो सामान्य प्रशासन विभाग के हो गए ना। वो हर जगह काम कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि 53वीं 55वीं से पहले 48वीं बीपीएससी से पहले वो ब्लॉक में भी काम कर लेते थे। कई सारे पोस्ट तो बाद में बने हैं, उसपे तो पहले सामान्य प्रशासन विभाग के ही अधिकारी काम किया करते थे। अभी भी उनकी लॉबी इतनी तगड़ी है कि वो अलग-अलग विभागों में जा चले जाते हैं, पोस्टिंग ले लेते हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के पास ही यह अधिकार है कि हम जा सकते हैं दूसरे विभाग के में काम करने के लिए। और सामान्य प्रशासन विभाग होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। चाहे उसके होता है ना कि शेर घास नहीं खाएगा, वो शेर शेर ही रहेगा, चाहे बूढ़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये सब रजिस्ट्रार को आप रख सकते हैं, काफ़ी चार्मिंग पोस्ट है। आप देखिए कि जैसे ही आप जॉब में जाते हैं, ऑफ़िस मिल जाता है, आपको स्टाफ मिलता है, स्टाफ कई सारे रहते हैं इसके पास, 8-9 स्टाफ रहते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह, इनका पूरा बड़ा ऑफ़िस रहता है, निबंधन कार्यालय जाके देखिए। और निबंधन कार्यालय का स्थिति ये है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये है। दिल्ली के मामले में रेवेन्यू ज़बरदस्त ये देते हैं कलेक्ट करके। तो आप जानते हैं कि दुधारू गाँव के गाय के लताड़ों से हाल जाला, ये एक ऐसे भी आपको लिखना है। तो उसके उसके बाद गाड़ी भी है इनके पास, एक गार्ड भी इनको मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बड़े-बड़े बिल्डर्स वगैरह को आप जाके लैंड पे देखते हैं कि क्या है, नहीं है। आप जब जाते हैं जाँच में तो आप समझते ही हैं। ठीक है? चलिए, बिहार निर्वाचन सेवा। बिहार निर्वाचन सेवा ये आपका लेवल 9 का पद है, गज़टेड है, डीडीओ भी है, लेकिन इसमें आपको गाड़ी नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में और आपका ऑफ़िस इंडिपेंडेंट ऑफ़िस नहीं होगा। एक आपके ऑफ़िसर होते हैं, डिप्टी इलेक्शन ऑफ़िसर, तो उनके अंदर ही काम करना होता है। उप निर्वाचन पदाधिकारी, इसके ऊपर आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफ़िसर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जो डीएम होते हैं, तो डीएम के इंस्ट्रक्शन पे डीईओ काम करते हैं, डिप्टी इलेक्शन ऑफ़िसर, और डिप्टी इलेक्शन ऑफ़िसर के निर्देश पे एसईओ काम करते हैं, सब इलेक्शन ऑफ़िसर। तो कुल मिलाकर के जो भी निर्वाचन का काम होता है, चाहे वो आपका विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायत का हो, नगर निगम निकाय का हो या रूरल ग्रामीण निकाय का हो, तो सारे का चुनाव कराना, समय-समय पर इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना, जो 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसएसआर, स्पेशल समरी रिवीजन, उसका भी काम कराना कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं या किन्हीं का नाम चेंज कराना है, वही वोटर लिस्ट को अपडेट करवाना, सही कराना। और पीसफुल जॉब इसलिए है क्योंकि आपको पॉलिटिकल इंटरेक्शन कम ही होगा उस तरह का, पब्लिक इंटरेक्शन भी कम ही होगा। जब इलेक्शन रहेगा उस समय थोड़ी-सी गहमा-गहमी होगी, उस समय आपको बिज़ीएस्ट शेड्यूल रहेगा, अन्यथा आप पीसफुल जॉब है। हाँ, इसमें गाड़ी नहीं है, थोड़ी-सी ये दिक्कत है, लेकिन जब आप डीईओ बन जाएँगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। इसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ। देखिए, 2 बातें होती हैं कि जब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप एसडीएम का पोस्ट ऊपर भरिए, इसको समझिए यहाँ पे, कि जब निर्वाचन का समय आता है, इलेक्शन का समय आता है, जैसा कि सर ने बताया कि जब इलेक्शन आएगा तब आपकी गहमा-गहमी रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इलेक्शन आएगा, जो जिला में पदाधिकारी बनेंगे, इलेक्शन ऑफिसर बनेंगे, वो कौन बन जाएँगे? डीएम बन जाएँगे। तो उसके नीचे आप चले जाते हैं। जैसे ही राज्य वाला चुनाव होता है, तो वहाँ पे आपके ऊपर एसडीएम आ जाएँगे, रिटर्निंग ऑफिसर वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो सामान्य प्रशासन विभाग है, उनको ओवरहेड मिलता ही है। थोड़ा-सा इस बारे में कार्तिकेयन जी विचार दें। बिल्कुल। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग इसका नाम ही है जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सतपति जी ने बताया कि तो सामान्य प्रशासन का मतलब क्या है कि उनको कहीं भी, किसी भी विभाग में डिप्यूट किया जा सकता है। जब डिप्यूट किया जाता है तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि वो ओवरऑल कहीं भी जैसे एग्ज़ाम में भी जाते हैं, तो एग्ज़ाम में क्या है कि जो मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन पहले जो एसडीसी रैंक के हैं, जो बीएस रैंक के हैं, तो उनको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। अगर जिला में कोई भी पद खाली हो रहा है, किसी भी जैसे जिला में बहुत सारे शाखा होता है, जिला विकास शाखा, रस शाखा, स्थापना शाखा, खेल शाखा, पंचायत शाखा, जितनी भी शाखाएँ हैं, जितनी भी ब्रांच है, तो उसमें हेड अगर किन्हीं को बनाना है, किन्हीं को पदभार देना है, तो वो एक एसडीसी होंगे, बीएस के पदाधिकारी होंगे, ना कि अन्य सेवा के होंगे। अगर इन केस नहीं मिला तब डिप्यूट किया जाता है उस सेवा के पदाधिकारी को। दैट्स व्हाई बीएस प्रायोरिटी में आना चाहिए। जी, एक बिहार और शिक्षा सेवा। बेनिफिट है, उस पे हम लोग आएँगे। हाँ, बिहार शिक्षा सेवा, ये आपका शिक्षा विभाग का पद है, लेवल 9 का पद है।
गजेटेड है, डीडीओ है, आपको इसमें स्टार्टिंग से ही गाड़ी मिलेगी। लेकिन आपका शुरू में जो पद होगा डीपीओ का पद होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। इसमें 5 तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया भी था कि स्थापना होता है, एसएसए होता है, आपका अकाउंटिंग का होता है, जो लेखा शाखा बोलते हैं उसको, और मिड डे मील होता है। तो कुल 5 होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, समग्र शिक्षा अभियान, मिड डे मील, योजना लेखा और माध्यमिक शिक्षा। तो कुल 5 होते हैं, तो आपको डीपीओ के रूप में चार्ज दिया जाएगा। और इन 5 के बाद एक डीईओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एजुकेशन ऑफिसर, ऑफिसर। जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो उनके अंदर ये काम करना होता है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, और ऐसा संभवतः 1 अप्रैल से करने जा रही है गवर्नमेंट, कि जो पहले प्रशासनिक जो पावर है, प्रशासनिक तो रहेगा ही, जो वित्तीय शक्तियाँ थी, कि 50,000 से लेकर के 2 करोड़ तक जो कार्य है, वो डीओ ही देखते थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी। लेकिन अब बदलाव करने जा रही है, तो इसमें शायद पावर की कटौती हो सकती है। तो कुल मिलाकर के एक प्रशासनिक तौर पे ही आप जो एजुकेशन व्यवस्था है, बच्चों का, शिक्षक का, वो देखना होगा। कंस्ट्रक्शन वाला काम, जितने भी काम होंगे, वो सारा शिक्षा विभाग का है, एक अलग जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वो करेगा। तो थोड़ा-सा डीओ का पावर कटौती यहाँ पे हो रही है, अदरवाइज़ पद अच्छा है, शिक्षा में काम करने को मिलेगा। देख लीजिए, बाकी तो लेवल 9 का है ही, जी। गज़ेटेड है ही। इसमें होता क्या है ना कि आप छात्रों से सीधा जुड़ाव रख सकते हैं, बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से आप शिक्षा से जुड़ सकते हैं। अभी के समय में जो डीओ है उनके यहाँ दरबार लगता है, डीपीओ साहब के यहाँ तो दरबार लग रहा है, जो डीईओ है सॉरी, तो उनके यहाँ बहुत सारे शिक्षक लोग जाते आते रहते हैं। अभी तो चार्मिंग वाला है, लेकिन ये फाइनेंशियल पावर इनका कम होने वाला है। लेकिन शिक्षा से अगर जुड़ाव है तो आप बहुत न्यूज़पेपर में रह सकते हैं, खबरों में रह सकते हैं, शिक्षा के लिए अलग-अलग काम कर सकते हैं। आप पूरे समझ रहे हैं ना कि शिक्षा में जाने के बाद आप कितना परिवर्तन ला सकते हैं। तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का पावर तो है ही, पूरे जिला का शिक्षक आपके अंडर है, इस तरीके से है इसमें। चलिए, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग। ये नाम से ही क्लियर है, आप असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सोशल सेक्रेटरी सेल। जो भी सोशल सेक्रेटरी का काम होता है, चाहे वो पेंशन का काम हो सकता है, उसमें भी बहुत तरह का पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, या मुख्यमंत्री पारिवारिक कल्याण योजना है। जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो सकते हैं, सारे का इसकी देख-रेख करना होता है। और उसमें आप रिपोर्टिंग जो डायरेक्ट करते हैं, वो डीएम नहीं करते हैं रिपोर्टिंग। जितने भी ब्लॉक स्तर पे जो बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं, एपीआई, जितने भी पद होते हैं, उनके स्तर से रिपोर्ट ली जाती है, मॉनिटरिंग करवाया जाता है, इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। कितने व्यक्तियों को मिला सुविधा, अगर नहीं मिला तो अप्लाई करवाएँगे। तो एक तरह से जिला पे ये मॉनिटरिंग करते हैं, और जितने भी रिपोर्ट हैं, ताकि लाभुक को, जो भी नीडी हैं, उनको मिल सके। लेवल 9 का पद है, गज़ेटेड है, डीडीओ है, और गाड़ी भी है। और सबसे अच्छी बात है कि पीसफुल जॉब है, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, 10 टू 5 वाला है, पब्लिक इंटरेक्शन उस तरह का नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपको पॉलिटिकल जो प्रेशर होता है, वो वाली भी नई चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है, पढ़ाई भी कर सकते हैं, यूपीएससी के लिए बहुत बेहतर पद है। मैं ऐड कर दूं इसमें कि देखिए ये पेंशन जो वाला जो बात हुआ कि कंबल वगैरह भी बांटा जा सकता है, या तो कंबल अपने से बांट सकते हैं या एसडीएम साहब को दे दीजिए, वो बंटवा देंगे। सर लोग भी कंबल बंटवाते रहते हैं, सारे लोग मतलब कंबल बंटवाते रहते हैं, कई बार अलग अलग लेवल में होता है। ठीक है, चूंकि जो पेंशन वाला मामला है वो डीबीटी हो गया है, तो आप समझ रहे हैं कि जब ऑनलाइन किसी के खाते में सारे पैसे चले जाते हैं, तो अब डीबीटी हो जाने के कारण ये चीजें हुई है। और प्रमोशन 2023 में ही हुआ है, और प्रमोशन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इसके जो ऊपर वाले पद हैं वो 9 ही पद है, अनुमंडल में सॉरी परमंडल में ही सिर्फ पद है, और उसके बाद कहीं पद वगैरह है नहीं। और तो इसको इस चीज को उसके ध्यान बाद रखेंगे। डायरेक्ट विभाग हो जाता है। हाँ, विभाग में डायरेक्ट फिर जितने विभाग ऊपर होता जाएँगे, आपके सीट्स कम होता है ना, है, तो सीट बहुत दैट्स कम है, व्हाई। बहुत कम है। हुँ। हाँ, तो डीएम के सीआर में भी इसका रिपोर्ट जाता है, जब उनका लिखाता है तो क्या आप सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या क्या किए हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो शांत पद है, यूपीएससी की तैयारी के लिए अच्छा है। ऑफिस है, गाड़ी है, जिला में है, पुराना पद है। सहायक निदेशक दिव्यांगजन सेम टू सेम है, वो जैसे सामाजिक सुरक्षा हो गया, तो ये दिव्यांगजन के लिए है, इसमें बहुत ज्यादा बताने की बात नहीं है। इसमें शायद ऑफिस और गाड़ी नहीं मिलेगा, और साथ के साथ कमरा, ऑफिस कमरा भी, क्या कमरा मिलेगा, रूम या फिर केबिन मिल एक सकता है, इस टाइप का है। एक ऑफ़िस में 2-3 रहते हैं। हाँ, सामान्य तौर वही पे है। यही होता है इसमें। मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ कि ये अतुल प्रसाद सर जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन रहते हैं, इससे पहले इसमें भी इनके विभाग के वो हेड थे, तो उन्होंने ही इस पद को बनवाया है। ये न्यू पद है बिल्कुल तरीके से, आप जान लीजिए कि जो नए पद हैं उसमें कार्डर वगैरह, ऑफिस वगैरह अभी है नहीं। तो देखिए, न्यू पद में दो प्रॉब्लम है, या तो उनका कार्डर खाली है, या फिर जिस समय पद बना था उसी समय 300 400 600 वैकेंसी आ गया था, तो वो पूरा का पूरा ही फुल हो गया है। जब कार्डर ही न्यू कार्डर ही फुल हो गया है, तो अब आपका प्रमोशन तो
बड़ा मुश्किल होता है। जो पुराना काडर है उसमें पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, समाज में लोग जानता है। अब आप कहेंगे कि सहायक निदेशक दिव्यांगजन है, तो बहुत मुश्किल होने वाला, आपको कोई पहचानेगा। जैसे मैं कुछ पद का नाम बताता हूँ। सहायक निदेशक पोल्ट्री फार्म, ये भी एक पद होता है। आप बताइए किसी को कि मैं सहायक निदेशक पोल्ट्री फार्म हूँ, आप उनको समझाने में 5 मिनट लग जाएगा, बीपीएससी से सेलेक्ट हुए हो कि प्रमोटी हो कि क्या हो। तो ठीक है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अच्छा पोस्ट है। चलिए, सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा, इसमें मैं बता देता हूँ कि बाल संरक्षण सेवा सेम टू सेम है, वो सारा का सारा ये एडीएसएस ही है। लेवल 9 का पोस्ट है, इसमें गाड़ी नहीं है इस वाले में, और इस वाले में शायद गाड़ी दिया जाता है। हाँ, इस वाले में गाड़ी है, सहायक निदेशक बाल एडीसीपी संरक्षण को है, सेवा। गाड़ी है, गाड़ी है। हाँ, इसमें गाड़ी है, हम्म। ऑफिस भी है इसका। ये पुराना काडर है, पुराना पोस्ट है, और इसमें प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला 3 पद है, फिर उसके बाद विभाग ही है। तो बाल संरक्षण गिरी जो होता है, बाल सुधार गिरी होता है, आप जानते हैं कि 18 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं, जब वो क्राइम करते हैं तो बाल सुधार गिरी में जाते हैं। तो उसके लिए और ह्यूमन राइट का नोटिस वगैरह आने का डर थोड़ा सा रहेगा इस पद पे। और 32 वर्ष का आदमी है, 16 वर्ष का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है कि हम तो हैं ही कम एज के, तो अब उसको आप समझ रहे हैं ना कि उसको किस तरीके से अब आप एकोमोडेट करेंगे। बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि बाल चाइल्ड राइट्स का मामला है, और चाइल्ड राइट्स को लेकर के आप जानते हैं कि किस तरीके से सारे लोग जागरूक हैं। निर्भया कांड के बाद एक प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया गया था, तो वो सारा चीज इन्हीं में देखना होता है। अब जो बाल संरक्षण गिरी, बाल कांड वगैरह जो हुआ था, ये सारे के सारे उसके अधिकारी यही लोग होते हैं। तो ये भी एडीएसएस है। इसमें जी हाँ, जी एक जी चीज बताइए। और है कि जो चाइल्ड का एडॉप्शन होता है, कारा, आप लोग एडॉप्शन। जानते होंगे। तो कारा के माध्यम से जो चाइल्ड का एडॉप्शन करना होता है, तो ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो एडीसीपी करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन। और दूसरी चीज़ है कि जो बाल कल्याण समिति होती है, जब किसी भी चाइल्ड का रेस्क्यू होता है, जो एलईओ लेवल एनफोर्समेंट ऑफिसर होते हैं, तो जब किन्हीं बच्चे का रेस्क्यू किया जाता है, जो अवैध, अगर उनका उम्र 14 साल से नीचे होता है, 15 साल से नीचे होता है, तो बाल श्रम उन्मूलन में भी ये एक मेंबर भी होते हैं, साथ-साथ इनकी भूमिका होती है उस कल्याण समिति में, बाल कल्याण समिति में, और उनको बाल सुधार गृह में भेजना है, तो उनकी भी यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, मेंबर होते हैं। वहाँ पे भी इनका रोल होता है। ठीक-ठाक ये पद है, पुराना क्राइटेरिया तो यूपीएससी की अच्छा है, तैयारी करने के लिए बैलेंस्ड है। अच्छा पद है, गाड़ी है, हाँ। ऑफिस है, पुराना पद है ये। हुँ, और हुँ, 53rd बीपीएससी से ही चला आ रहा है ये पद है, तो हुँ। ठीक ठीक ठाक पुराना पद हो चुका है। अब आइए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मैं 3 पद के बारे में बता देता हूँ। ये जो एडीएसएस आपने 3 देखा अभी ऊपर में, ये सामाजिक सुरक्षा, उसके बाद दिव्यांगजन, और ये जो है कि बाल संरक्षण सेवा, ये तीनों के तीनों कल्याण विभाग के पद हैं। तो कल्याण में जो है कि सबसे बढ़िया पद ये वाला है, जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी है। तो आप इसका जब रैंकिंग लगाएंगे ना, हायरार्की, तो इस तरीके से लगाएंगे कि सबसे पहले इसको रखेंगे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, वो लिखा हुआ भी है आपको वहां पे जब लास्ट में मिलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, आप चाहें तो सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जा सकते हैं, या फिर इससे बढ़िया है कि वो बाल संरक्षण वाले में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं। और फिर लास्ट में जो है कि ये दिव्यांगजन वाला रखेंगे, क्योंकि दिव्यांगजन सम, वाले में काम बिल्कुल ही कम है। हाँ रुपेश जी। सर, सामाजिक सुरक्षा कोषांग वाला ही ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सामाजिक वर्क सुरक्षा बैलेंस भी कोषांग। रहेगा, ऑफिस भी है और स्टाफ भी है, गाड़ी भी है, तो हम्म। तो एडीएसएस को लगाएंगे, तो इस 3 पोस्ट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो डीएम डब्ल्यूओ को पहले नंबर पे, उसके बाद एडीएसएस सामाजिक सुरक्षा वाला हो गया, उसके बाद फिर एडिशनल डायरेक्टर कौन सा है ये वाला, सीपी दिव्यांग, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड में रखिए। प्रोटेक्शन, और फिर ये जो एक हुँ, दिव्यांगजन। तो और फिर एडीएसएस जो है कि दिव्यांगजन। हुँ, एडीएसएस, फिर एडीएसएस ये डिसेबल, दिव्यांगजन। डिसेबल। हाँ, डिसेबल। डीएमडब्ल्यूओ को चाहे तो थोड़ा और भी ऊपर रख सकते हैं आप लोग। हाँ हाँ, ये इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। हम्म, तो इसको ऊपर ये इसको आप ऊपर कर सकते हैं, ये काफी अच्छा पोस्ट है। इसमें देखिए गाड़ी है, बड़ा ऑफिस इसका बना हुआ है हर जगह पे। उसके बाद बंगला है, अल्पसंख्यक का अलग से फंड आता है। उसके बाद ये प्रीमियर सर्विस का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब तो खत्म हो गया है। इसको लेवल 10 माना जाता था, कुछ सर्विस को प्रीमियर सर्विस माना जाता था। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो उन्होंने प्रीमियम सर्विस का काम कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अदरवाइज बीएएस, डीएवाईएसपी और ये वाला पद जो अमीर स्वामी साहब ने क्रिएट करवाया था उस टाइम पे, इसको प्रीमियर सर्विस सीधा बना दिया था। तो अल्पसंख्यक कल्याण का आप काम करते हैं, अल्पसंख्यक के छात्रावास से बनाते वगैरह हैं, छात्रवृत्ति वगैरह, जो भी अल्पसंख्यक का जितना भी फंड वगैरह है, सारा चीज देखते हैं। प्रमोशनल एवेन्यूज बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसका कार्डर खाली है, जिला का पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है। बाद बाकी कार्तिकेयन जी बताइए। बिल्कुल, जैसे बताएँ रुपेश जी ने, तो 11 लाइन है, गज़ेटेड है, डीडीओ है, ऑफिस है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी उस तरह का नहीं है, तो ठीक है। और माइनॉरिटी से रिलेटेड जितने भी कल्याण हो सकते हैं, एग्ज़ाम भी होता है, फोकनिया एग्ज़ाम होता है, या छात्रवृत्ति दिलाना है, उसमें अब तो जितने भी सारे काम हैं ये माइनॉरिटी से वेलफेयर से करते हैं, तो वो सारा ये डीएमडब्ल्यू देखते हैं। तो ये एक अच्छा पद है, बैलेंस्ड है, और जिला में रहने को मिलेगा आपको, पढ़ाई भी कर सकते हैं, 10 to 5 है, बेहतर है ये। तो रख गन्ना सकते हैं पदाधिकारी। इसको।
गन्ना पदाधिकारी लेवल 9 का पद है, लेकिन समान तौर पे देख भी पा रहे हैं पश्चिमी चंपारण, बेतिया जहाँ पे गन्ना ज़्यादा होता है, वहाँ पे इनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ऐसे बहुत ज़्यादा अन्य क्षेत्र में जहाँ पे गन्ना का प्रोडक्शन नहीं है, तो वहाँ पे कम है। अदरवाइज़ बहुत शांत है, एक कोने में पड़े रहिए, आराम से तैयारी करिए, तो ठीक है, शांति के लिए। और गाड़ी है क्या ऑफ़िस, इसके एक पास? ऑफ़िस गाड़ी का जहाँ तक मुझे जानकारी में गाड़ी नहीं है। शायद गाड़ी नहीं है, इस पे डाउट है। गाड़ी नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ गाड़ी नहीं है। ऑफिस है जिला में, मतलब कि लगभग जिला तो नहीं अब मिलेगा, लेकिन सब शहरी क्षेत्र मिलेगा। इसको शहरी हुँ, क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र टाइप का मिलेगा। जिला लिखना गलत बात हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में ही मिलेगा। जो पश्चिमी चंपारण, बेतिया, मोतिहारी, इस बेल्ट के लड़के हैं, अगर अपने क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो वो इस पोस्ट को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। लेवल 9 का पोस्ट है, लेकिन लेवल 9 के लायक इसमें कुछ है नहीं अभी। इसमें जो भी ये- शुगर मिल्स होते हैं उसको भी हाँ। प्रॉफिट में रखना रहता है, तो ये भी जिम्मेदारी होती है उनकी। बिल्कुल। जी। मैं इसमें कुछ बता दूं कि जो शुगर मिल की बात कर रहे हैं, तो शुगर मिल की बात जो सर बता रहे हैं, इसमें ये है कि शुगर मिल जो होते हैं, आप जानते हैं कि एफआरपी मिलता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, एमएसपी के बदले एफआरपी इसमें दिया जाता है। तो एफआरपी शुगर मिल को दिया जाता है। शुगर मिल फिर क्या करता है, किसानों को देता है। तो किसान को शुगर मिल अच्छा पे करे, ये जिम्मेदारी भी इन पदाधिकारियों की ही होती है। और दूसरा बात कि किसान गन्ना उगाते रहे, शुगर मिल को गन्ना मिलते रहे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है इनको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही शांत जॉब है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम जो सरकार का चल रहा है, कि आप जानते हैं 25% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल में, डीजल में, जो है कि जो भी ऑयल्स हैं, तो उसमें भी जाता है। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ, इंडियन ऑयल के साथ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह के साथ होता है, या फिर प्राइवेट में जो भी रिलायंस वगैरह की है, उन लोगों को भी इथेनॉल बेचना रहता है। तो इनका काम ये सब भी है। और इथेनॉल से अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, बायोफ्यूल्स वगैरह, बायो ईंधन वगैरह आप पढ़ते हैं, तो उन सब में भी इनका काम है। तो सिर्फ चीनी वाला भी मसला नहीं है। गन्ना के जो मिल्स हैं उसको इथेनॉल बनाने के भी काम में लिए जाते हैं, क्योंकि चीनी तो एक उसका प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट भी है, तो इन चीजों का जो ध्यान रखना बाय होता है प्रोडक्ट वहाँ होते हैं मोलासेस, पे। जी। उसका यूज़ करके हाँ, उसका यूज करते हैं जी। जिला नियोजन पदाधिकारी, ये एक अच्छा पद है, इसके बारे में बात किया जाए। ये भी एक अच्छा पद है। देखिए, जिला का पद है, लेवल 9 है, गज़ेटेड है, डीडीओ है, ये भी इंडिपेंडेंट है। जब मैं बताया अभी तक, देखिए ऑफिसर का मतलब होता है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट ऑफिस हो, गाड़ी हो, डीडीओ हो, गज़ेटेड हो, आपके पास क्लर्क हो, और जो काम करने का हो कि आपके ऊपर बड़े पदाधिकारी डीएम रहे। जब लेवल 9 का पद हो और जिला का पद हो, तो ये इसमें नियोजन का काम करना होता है। समान तौर पे जब भी कोई भी जॉब फेयर लगाना होता है, प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट फर्म, जो भी अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, सभी का डेटाबेस तैयार करना होता है, और महीने में साप्ताहिक भी जॉब फेयर लगाया जाता है, उसमें अपॉइंटमेंट कराई जाती है। तो थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन हो सकता है। और ये श्रम संसाधन विभाग का पद है, रोजगार मेला जिसको हम लोग बोलते हैं। पीसफुल जॉब है, उस तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। पढ़ाई भी कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, एक अच्छा, और जिला में रह करके आपको शहर में भी रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज भी है और गज़ेटेड भी है, तो ठीक जॉब है, तैयारी भी कर सकते हैं, गाड़ी इसमें बढ़िया बाद है। में मिलेगा, गाड़ी डायरेक्ट पहले नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा गाड़ी ओके। इसमें। सहायक निदेशक योजना एवं विकास विभाग, ये अच्छा पद है। अभी तो इनके पास 10 लाख वाला है, लेकिन जब आप ये इनका प्रमोशन होता तो 50 लाख तक का इनको फंड रहता है, ये बताया जाए। असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, ये सहायक योजना हाँ। पदाधिकारी है। आपको इसमें स्टार्टिंग में गाड़ी नहीं मिलेगी, लेवल 9 है, गज़ेटेड है, डीडीओ है। जब आप डीपीओ बन जाते हैं, जिला योजना पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, तो आपको टोटली इंडिपेंडेंट हो जाता है। एक तरह से आपके अंदर एपीओ रहेंगे, आपके अंदर क्लर्क होंगे, स्टाफ्स होंगे, गाड़ी होगा, गज़ेटेड होगा, और जो सांसद निधि का योजना होता है, एमपी लैट्स या विधायक निधि का जो फंड होता है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का फंड होता है, ये सारे जो फंड होते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन साइन डीएम सर का भी होता है, लेकिन जो एपीओ होते हैं, डीपीओ होते हैं, उनके स्तर से फाइल बढ़ती है, उनका रिकमेंडेशन होता है, उसके बाद फिर डीएम का रिकमेंडेशन होता है, तब जाकर के योजना धरातल पे होती है। तो इसमें विधायक निधि, सांसद निधि को जो भी फंड होगा विकास कार्य में, इनका रोल है। तो आप 50 लाख तक खर्च करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन एपीओ है तो 10 लाख तक का ही है। तो डेवलपमेंटल का काम है, बहुत अच्छा काम है। और प्रशासनिक रूप से जो सांसद, विधायक, वो सबसे भी कॉन्टैक्ट रहेगा, तो पॉलिटिकल भी दबाव थोड़ा-सा रहेगा इसमें। पढ़ाई के लिए आप पढ़ सकते हैं, 10 से 5 के बाद आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये अच्छा पद है ये। यूपीएससी के लिए भी समय मिलेगा, 10 से 5 के बाद ही मिल पाएगा।
थोड़ा-सा कम समय मिलेगा लेकिन। हुँ। देखिए, इसमें वही है कि विधायक, सांसद वगैरह फ़ोन करते रहते हैं, तो सांसद जी का पैसा आप ही आपके ही सिग्नेचर से निकलता है, तो पावरफुल पद है। और जब प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद तो इतना पावर हो जाता है, इतना विकास का काम है इसके पास कि आप सोच नहीं सकते हैं। स्टार्टिंग में 10 लाख तक का काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत है क्योंकि 10 लाख का योजना कोई योजना होता नहीं है। 10 लाख में तो घर नहीं बनता है, तो योजना कहीं बनेगा। जी, एटीट्यूड। योजना एवं विकास विभाग का पद है वो। जैसे योजना में क्या होता है ना कि जितने भी योजना का काम होता है वो अब जैसे ब्लॉक में भी अगर ब्लॉक बनाना है तो इन्हीं के माध्यम से ब्लॉक में किसी तरह कैंपस बनाना है, कोई डेवलपमेंट करना है तो वो भी कार्य किया जाता है। तो ये ठीक-ठाक पद है, डेवलपमेंटल का पद है। हुँ, हुँ। एटीट्यूड। एडीओ लेवल 7 का पद है और गज़ेटेड है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो डीटीओ होते हैं, उनके अंदर ही आपको करना काम होता है क्योंकि जो जिला स्तर का जो पद होता है डीटीओ उसके अंदर ही होती है, तो सैलरी वगैरह आपको उन्हीं से निकलेगा। स्टार्टिंग में शायद गाड़ी नहीं है इसमें। गाड़ी हाँ, स्टार्टिंग में नहीं इसमें है। एक ची हाँ, स्टार्टिंग में गाड़ी नहीं मिलेगी और इसमें प्रमोशन में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उनको ही प्रमोशन मिलता है। उसमें शायद रेशियो है 70-30 का, उसमें देख लेना होगा लेकिन सामान्य तौर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को ही प्रेफ़र दिया जाता है। ये जब सुप्रीम कोर्ट लेवल का 7 का जजमेंट। हाँ, लेवल 7 का बात करेंगे हम लोग, तो एमयू के बाद आप इसे रख सकते हैं क्योंकि आपको सेमी अर्बन में रहना है, मतलब सामान्य तौर पे जिला में ही रहेंगे, तो अर्बन एरियाज़ में रहेंगे तो ठीक पद है और गेस्टेड तो हैं ही। लेकिन स्टार्टिंग में आप 5 साल, 7 साल जब तक आप डीटीओ नहीं बन जाते हैं, तब तक आपको बैलेंस्ड रखना पड़ेगा लेकिन जब आप डीटीओ बन जाते हैं तो सब बहुत पावरफुल हो जाता है पद, क्योंकि उसमें आपके पास मोबाइल स्क्वाड है, में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, तो वो तो फिर बहुत अच्छा पद हो जाता है। ऐसे काम क्या है इनका वही सब काम है, टेम्पो रजिस्ट्रेशन करवाना, परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराना, ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन साथी पोर्टल है उसको इम्प्लीमेंट करना, चालान वसूली करना, ये सारा काम एटीओ देखते हैं। काम वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इसमें, तो समय कम मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी के लिए जी, मिलेगा 10 टू 5 के बाद। कम टाइम मिलेगा। मतलब बहुत कम टाइम मिलेगा क्योंकि ये फील्ड जॉब भी है, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है ज़रा देख लेंगे, क्योंकि मुश्किल होने वाली है आगे चल के। और दूसरी बात है कि जब तक आप ड्यूटी नहीं बनते हैं, आप समझिए ना कि परिवहन विभाग के आप अधिकारी बनेंगे, गाड़ी आपके पास स्टार्टिंग में नहीं रहेगी, थोड़ा-सा मुश्किल है। तो चलिए एमईओ की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा पद है, वेरी गुड, मतलब कि लेवल 7 में सबसे बेहतरीन पोस्ट में से एक है ये एमईओ। बिल्कुल, ये आपका गज़ेटेड है, डीडीओ है, गाड़ी मिलेगी, जो आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उसके आप जो 3 टियर होता है, सबसे नीचे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो नगर पंचायत के आप बन सकते हैं एमईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं और जब आपका थोड़ा-सा 4-5 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको नगर परिषद का ही बनाया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जितने भी उस क्षेत्र में जितने भी कार्य होना है, चाहे वो टाउन प्लानिंग का कार्य होना है, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का काम होना है, आवास देना है, नाला बनाना है, चबूतरा बनाना है, पेड़ ब्लॉक बनाना है, फिर जितने भी डेवलपमेंटल कार्य होते हैं उस क्षेत्र में, सारा काम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के माध्यम से ही होता है। जो आपके चेयरमैन हैं, नगर पंचायत के या नगर परिषद के, उन दोनों का संयुक्त साइन होता है, संयुक्त टुंगल लगता है। जो बोर्ड की बैठक होती है, बोर्ड की बैठक मतलब जिस तरह से पार्लियामेंट में या आपका लेजिस्लेटिव में जिस तरह से बैठक होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी बोर्ड की बैठक होती है। उसमें एग्जीक्यूटिव रहेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दूसरा चेयरमैन और सारे वार्ड पार्षद और एक बजट बनाएँगे। जिस तरीके से बिहार केंद्र सरकार का बजट बनता है, राज्य सरकार का बजट बनता है, ठीक उसी प्रकार से उस नगर पंचायत, उस नगर परिषद का भी बजट बनता है और उसपे फिर चर्चा भी होती है। तो आप समझ रहे हैं कि ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में आप कार्य करेंगे। आप टैक्स तो वसूल भी सकते हैं और साथ-साथ आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लेवल 7 का सबसे बेहतरीन पद है। हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहने हुँ, वाला है। दूसरी चीज़ है कि आप सोचेंगे यूपीएससी के लिए समय कम मिलेगा। वो आपके ऊपर है कि आप 10 टू 5 के बाद फिर भी कॉल्स वगैरह बहुत अटेंड करके ग्राउंड लेवल का है होता है, तो काम बहुत ज़्यादा रहेगा इसमें। पोस्टिंग बहुत सारी सारे क्षेत्र में ही कॉन्ट्रैक्टर रहेगा क्योंकि हाँ। आप हैं ही म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जी, आरडीओ। हाँ, देखिए आरडीओ और बीडीओ में समझिए आरडीओ पहले क्या था कि आरडीओ ही बीडीओ समान तौर पे उस उतनी सीट्स नहीं थी, तो आरडीओ को जैसे प्रशिक्षण अवधि खत्म होती थी, उसके बाद बना दिया जाता था। अभी वर्तमान में एक लेटर आया है कि आरडीओ
प्रत्येक ब्लॉक में बीडीओ के साथ एक आरडीओ को भी टैग किया जाएगा। तो अब जो आने वाले जो भी आरडीओ होंगे, जैसे कि 70 बीपीसी के साथ 345 समथिंग आरडीओ आ रहे हैं, तो उनको बीडीओ के साथ टैग किया जाएगा, एज़ ए बीडीओ को असिस्ट करेंगे वो। तो स्टार्टिंग में आप बीडीओ नहीं बनने जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 5 साल बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, तो आप बन सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप शुरुआत जिस तरह से वो बीएस वाली स्थिति हो गई कि बीएस वाई में आपको जब तक आप एसडीओ नहीं बन जाते हैं या जिला स्तरीय पद आपको नहीं मिल जाता है, तब तक वो स्ट्रगल वाली फेज़ गाड़ी मिलने वाली नहीं है। एज़ अ आरडीओ जब बीडीओ बन जाएँगे, तो आपको फुल फ्लेज सब कुछ मिलेगा। एज़ अ आरडीओ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप एक लेवल 7 का अधिकारी हैं, गज़टेड हैं, लेकिन आप एज़ अ असिस्ट के रूप में ही भूमिका निभाएँगे। आरडीओ से बीडीओ बनने के बाद सारा काम जो भी काम है आपका, इलेक्शन का काम है, डिज़ास्टर का काम है, या जितने भी पंचायत इलेक्शन होते हैं, या आपका पेंशन वाला काम है, मॉनिटरिंग का काम होता है, पंचायत में जो भी योजनाएँ हैं उसका देख-रेख होता करना होता है, स्वच्छ भारत मिशन है, आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वो सारे काम देखना होता है, जनगणना का काम है। लेकिन एज़ ए बीडीओ, आरडीओ के रूप में अभी उस तरह कार्य का बँटवारा नहीं हुआ है। जिस तरह से काम आपको अलॉट किया जाएगा, संबंधित बीडीओ के द्वारा, उसमें आपको काम करना होगा। जी, मैं कुछ बता दूँगा। अब यहाँ से जो पोस्ट स्टार्ट होने वाला है, वो ग्रामीण क्षेत्र का पोस्ट स्टार्ट होने वाला है। आप समझ लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र में रहना अपने आप में थोड़ा-सा, क्योंकि सुविधा की दृष्टि से अगर देखें तो चैलेंजिंग है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। क्योंकि स्पेशली जो बच्चों बच नहीं स्पेशल रुपेश सर, स्पेशली जो बच्चे दिल्ली में रह के पढ़ाई किए हैं या पटना में रह के पढ़ाई किए हैं, और उन्हें थोड़ी-सी दिक्कत तो होगी। अब जो हाँ, पिज़्ज़ा बच्चों को पिज़्ज़ा हट नहीं शिक्षा को मिलेगा लेकर वहाँ के। पे। हाँ, बहुत सारी सुविधाएँ नहीं मिलती है ना गाँव में। तो ग्रामीण क्षेत्र के ये पोस्ट हैं, थोड़ा-सा अब जो अभी आगे पोस्ट आने वाला है, वो ब्लॉक स्तर के पोस्ट आएँगे। ब्लॉक मतलब कि ग्रामीण स्तर का पोस्ट आपको ब्लॉक में काम करेंगे, लेकिन रहना अभी जो तत्काल रह रहे हैं सब लोग जिला में या अनुमंडल में, जो नज़दीकी निमंडल होता है वहाँ रहते हैं। आप जानते हैं कि जो बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जो जहाँ की फैमिली के साथ रहने के लिए उतने एवेन्यूज़ नहीं, उतनी सुविधाएँ नहीं है, उस तरीके के स्कूल्स नहीं है अभी डेवलप हुए हैं, विकास हो रहा है, सही बात है। तो थोड़ा-सा आप इन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हो सकता है कई बार इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी वगैरह दिक्कत होती थी, अब तो धीरे-धीरे सुविधाएँ बढ़ रही हैं, ठीक हो रही हैं। लेकिन अब अगला प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि सबका आवास वहीं पे बना दिया जा रहा है, जो भी आपके ब्लॉक हैं वहीं पे पंचायत सरकार भवन वगैरह जो भी नया निर्माण का काम चल रहा है, सबका साथ अटैच ऑफिस वगैरह भी बन रहा है, वहाँ पे आवास भी बन रहा है, तो आवास तो मिल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कल को आदेश आ जाए कि आपको वहीं पे ब्लॉक में ही रहना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है, तो थोड़ा-सा इसको तो अब देख लेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को एन्जॉय करते हैं, प्रदूषण नहीं है, शांत है, तो आप अपना-अपना देख लेंगे इसको। राजस्व पदाधिकारी, बहुत डिमांडिंग पोस्ट। हुँ, जिस तरीके से आपका बीडीओ के साथ आरडीओ को टैग किया गया है, उसी प्रकार से अब जानते हैं कि सीओ के सीओ के साथ। साथ आरओ का। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि लेवल 7 है, गज़टेड है, साथ-साथ गाड़ी मिलती है स्टार्टिंग से ही, और इसमें कार्य का बँटवारा कर दिया गया है। सपोज़ करिए कि एक अंचल में अगर 10 हल्का हैं, तो 10 हल्का में 7 हल्का, 6 हल्का सीओ के पास होगा, 4 हल्का आरओ के पास होगा। इसमें कार्य का बँटवारा किया हुआ है, जैसे कि जाति आय निवास जो इश्यू करता है, वो एक समान तौर पे आरओ करते हैं, सीओ नहीं करते। जहाँ आरओ नहीं होते, वहाँ सीओ करते हैं। तो वहाँ पे कार्य का बँटवारा कंप्लीटली कर दिया गया है। हाँ, लेकिन आरओ की जो स्थापना होती है, जो सैलरी होती है, वो सीओ के सिग्नेचर से ही निकलती है। तो थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं देखने को मिलता है कि दोनों लेवल 7 का ही पद है, जहाँ सीओ लेवल 9, क्योंकि जो आरओ जो जॉइन करते हैं स्टार्टिंग में तो लेवल 7 होते हैं। लेकिन 64, 65 के जो भी बैच के आरओ हैं, वो अब सीओ बन गए हैं। वो प्रभारी सीओ हैं, प्रभारी अंचलाधिकारी। वो पद भले वो लेवल 9 का ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन उनका जो मूल कैडर है, लेवल 7 पे ही है। तो थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जहाँ तक काम की बात है, तो काम ये भूमि से संबंधित जो भी काम होता है, चाहे परिमार्जन का काम है, म्यूटेशन का काम होता है, ई-मापी है, तो ये सारे कंजाबंदी का काम होता है। तो ये सारा काम इनको देखना होता है, और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो हर एक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, तो वर्कलोड अच्छा खासा रहता है। पढ़ाई का समय आपको 10 टू 5 के बाद ही निकाल सकता है। पोएट्री एंड नहीं रेफरेंस। मिलेगा, क्योंकि अभी जो हुँ, ये चल रहा है, क्या कहते हैं, कौन ज़मीन का क्या चल रहा है अभी? लैंड सर्वे, भूमि हाँ, लैंड सर्वेक्षण। सर्वे जो हुँ, चल रहा है, वो हुँ, अगले 5-7 साल तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला है और हुँ, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इसमें।
पढ़ने का थोड़ा सा कम समय मिलेगा, बैलेंस करना पड़ेगा आपको, इन चीज़ों को देख लें, क्योंकि वो फिर क्या कहते हैं, अलग अलग तरीके के पोस्ट, अलग अलग तरीके के जो अलग अलग दिन पोस्टिंग वगैरह भी हो जाता है कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, इसको देखना है, भूमि अधिग्रहण वाला कहीं चल रहा है तो उसमें जाके देखना है, जांच करना है, लैंड का डिस्प्यूट उसको सुलझाना थोड़ा सा टेंशन वाला काम है। लड़की लोग के लिए तो और भी थोड़ा सा हो जाता है, जो गर्ल्स हैं, तो इसको देख लेंगे थोड़ा सा। हाँ, लेकिन है कि जब जहाँ टेंशन है वहाँ और भी चीजें हैं, बहुत डिमांडिंग पोस्ट भी है एक मामलों में, जो बहुत लोग तो अभी तो बहुत डिमांड में है रख रहे हैं, तो दोनों चीजें हैं इसमें। जी, इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? ये पोस्ट काफी डिमांडिंग आरओ है। के बाद देखिए, जब आप सीईओ बन जाएंगे तो आप फुल फ्लेज हो, उस ऑफिस के मालिक हैं, आपके अंदर क्लर्क है, स्टाफ से सारा कुछ है, गाड़ी मिल रही है, सब कुछ आपको जब सीईओ बन जाते हैं तो आप जिस तरह से पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आना ही है, लेकिन एज ए आरओ वर्कलोड रहेगा, लेकिन सीईओ की अपेक्षा तो कम ही रहेगा। बाकी जो भी काम है आपका वो जमीन से संबंधित हो तो मामला पेचीदा है ही। जितनी जी, भी वो पुरानी श्रम चीजें हैं, श्रम पुराना प्रबंधक लॉज है, पदाधिकारी। सबको देखना सीखना है। एलईओ इनके पास देखिए गजेटेड पद नहीं है, नॉन गजेटेड पद है, लेवल 7 है, इसमें गाड़ी लेकिन मिलता है आपको। जो भी चाइल्ड लेबर से संबंधित जो भी एवोल्यूशन करना है, अगर चाइल्ड रेस्क्यू करते हैं पहला, उस क्षेत्र में आने वाले जो भी अगर काम हुआ है वहाँ पे तो लेबर सेस की वसूली करनी होती है। अगर ईंट भट्टी है या किसी तरह का कमर्शियल फर्म है, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है, श्रमिक का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ का इम्प्लीमेंटेशन एलईओ के माध्यम से ही होता है। ऑफिस ब्लॉक में ही मिलता है हाँ, ऑफिस और रूम मिल जाता है इसको। हाँ, ये कहिए है कि आपको बीडीओ, सीईओ, बीपीआरओ के बाद ही आप एलईओ को रख सकते हैं। जो आप चाहेंगे कि ग्लैमर हो, हाँ, लेकिन पीसफुल है। उन तीनों पद की अपेक्षा पीसफुल पद इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं मिलेगा। हाँ, योजना का लाभ देना है, बहुत सारी योजना है, साइकिल योजना है, प्रवासी कामगार योजना है, उस शताब्दी रोजगार योजना है, ये सब योजनाओं का लाभ देना होता है। तो आपको ट्रेस करना है कि कौन लाभुक है, उसमें लेबर कार्ड का कंसेप्ट है कि लेबर कार्ड बना होना चाहिए। तो काम ठीक-ठाक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा दबाव उस तरह का नहीं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वो आपके ऊपर है। बैलेंस्ड है। बीपीआरओ। पीपीआरओ आपका पंचायती राज का विभाग का पद है और ये लेवल 7 का पद है, ये भी गजेटेड नहीं है। इसमें आपको गाड़ी मिलेगा, इसमें आपको रिसोर्स ज़्यादा है, संसाधन ज़्यादा है, लेकिन अभी उतने तरीके से एम्पावर्ड नहीं किया गया है जितना एम्पावर्ड किया जाना चाहिए। खैर, अभी वर्तमान में जो इसकी स्थिति है कि आपको जब बीडीओ सीईओ के ब्लॉक में जब आपका नंबर आएगा, तो बीडीओ सीईओ के बाद ही नंबर आपका आएगा, तीसरे नंबर पे आप हैं। जितने भी डेवलपमेंटल कार्य होते हैं पंचायती राज का, जिस तरह से एमईओ का जो अर्बन क्षेत्र में होता है, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कार्य होते हैं, चाहे पेवर ब्लॉक का काम है, उसमें 2 तरह से ग्रांट आते हैं। 15th वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, और आपका अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन जो राज्य वित्त आयोग है। इन दोनों से जो भी ग्रांट्स आते हैं, उस ग्रांट के पैसे से खर्च करना है और डेवलपमेंटल कार्य करना होता है। बहुत सारा काम होता है, छठघाट है, पेवर ब्लॉक है, पीसीसी है, चबूतरा है, सोलर स्ट्रीट लाइट है। तो जितने भी काम होते हैं उस काम को इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना, साथ-साथ समय-समय पे जो भी रिपोर्ट होता है। इसके अलावा अन्य जो ड्यूटी है, इलेक्शन वगैरह, इलेक्शन आपदा, वो सब में तो देखना ही है। मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगती रहती है, इसमें ध्यान रखिएगा। वो तो हर जगह तो इसमें दो ठीक बातें है। मैं कर देता हूँ कि विकास के कार्य कभी हुँ। कम नहीं होने वाले हैं और पंचायत को सशक्त करने की बात लगातार चलते रहती है, इसलिए पंचायती राज पदाधिकारी जिस दिन इनका पावर जो वीडियो साहब के पास चला गया वो वापस आ जाएगा, तो बहुत चार्मिंग पोस्ट हो रहा था, काफी उभरता हुआ पोस्ट था, अचानक इनका जो एग्जीक्यूटिव पावर था वो चला गया है, थोड़ा सा भी दिक्कत है, लेकिन आज नहीं तो कल इनका पावर इनके पास जब आएगा तो डेवलपमेंटल कार्य पूरा इनके हाथ में है, जहाँ विकास है, जहाँ आप काम करवाते हैं, जहाँ फंड है आपके पास, तो बहुत सारा चीज इनके पास फिर आ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास अपनी गाड़ी है, अपनी ऑफिस है, हर जगह पे बढ़िया एकदम नया स्कॉर्पियो मिला हुआ है सबको। और अलियो साहब को भी अब बढ़िया एकदम अभी ब्लैक वाला जो स्कॉर्पियो आया हुआ है वो दे दिया गया है, और इनको बीपीआरओ सब लोगों को व्हाइट स्कॉर्पियो मिल गया है। तो ऐसा नहीं कि सब लोग अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन गाड़ी है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आपूर्ति निरीक्षक ये एक समय में बहुत अच्छा पोस्ट हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे इनका चार्म कम हो गया है, फिर भी इसके बारे में बात किया जाए। ये आपूर्ति विभाग का पद है। इसमें जो पीडीएस हम लोग जानते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, इसके मॉनिटरिंग करना है। जितने भी डीलर्स होते हैं उस ब्लॉक में 100-50 जितने भी डीलर्स हैं उसकी मॉनिटरिंग करना है। ये इंश्योर करना है कि सभी को पर्याप्त मात्रा में राशन पहुँच रहा है।
कहीं क्वालिटी से मार्जिन तो नहीं किया गया है, उससे कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया गया है, ये मॉनिटरिंग करना है और रिपोर्ट जो एसडीओ होते हैं, उनको रिपोर्टिंग करना होता है, इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर एसडीओ ही होते हैं। कुल मिलाकर इनका काम पीडीएस का होता है, लेवल 7 का पद है, लेकिन ये नॉन गज़ेटेड है और इसमें गाड़ी भी नहीं मिलती है। ऑफिस भी शायद इसको पूरा नहीं है। हाँ, तो ऑफिस वही ब्लॉक में मिलेगा आपको साइड में, मतलब बाकी रूम मिलेगा इसको, मतलब कि रूम रूम मिल जाएगा आपको। चैम्बर चैम्बर जिसको उस बोलते हैं, चैम्बर मिलेगा, मतलब कि रूम टाइप का आप समझ लीजिए कि ऑफिस, उससे सेपरेट ऑफिस तो नहीं मिलने वाला है इसमें। हाँ, लेकिन शांत जॉब है, कोई पूछने वाला भी नहीं है कहाँ है क्या है, जांच करने के लिए ये एसडी जाते रहते हैं। हाँ, बस एसडीओ चावल सर गेहूं के का हैं। कितना मिल रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि जब इनको जो चावल गेहूं मिल रहा है जो भी, तो वो उनके मालिक एसडीएम साहब हैं, वहां से कितना आ रहा है, डीलर कितना बांट रहा है, ये सब देखने में लगे हुए रहते हैं। पुराना पद है, एक समय बहुत चार्म था, लेकिन ठीक है, अच्छा पोस्ट है, यूपीएससी का तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जी, अनुसूचित जाति कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित ये भी जाति लेवल जनजाति, 7 का पद है, एसटी। नॉन गज़ेटेड पद है और इसमें गाड़ी भी नहीं मिलती है। लेकिन ये पद जितने भी एससी-एसटी वेलफेयर का जो भी काम होता है, उनके लिए करना है, चाहे छात्रावास का है, एससी-एसटी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। तो जितने भी एससी-एसटी के कल्याण के जो भी कार्य होते हैं, ये करते हैं। बाकी जो ड्यूटी लगती है या मजिस्ट्रेट ड्यूटी हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, एग्ज़ाम ड्यूटी है, वो सब तो करना ही है। लेवल 7 का पद है। हाँ, पीसफुल है इसलिए मायने में है कि विकास मित्र के साथ इनका जो निचले स्तर पे जो होते हैं विकास मित्र होते हैं, तो विकास मित्र के माध्यम से ही जितनी भी सरकार की योजनाएँ चलती है, उसके बारे में बताना होता है, प्रोपेगेट करना होता है और एक विकास रजिस्टर होता है। तो उसमें सारा कुछ मेंशन होता है कि किस क्षेत्र में कितने एससी हैं, कितने एसटी कम्युनिटी के हैं, किनको क्या आवास है, किनको नहीं, एक विकास रजिस्टर तैयार किया जाता है और उस विकास रजिस्टर के आधार पे ही सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट कराना इनका काम है। एससी-एसटी वेलफेयर, अल्पसंख्यक वही काम यहाँ पे माइनॉरिटी वाला काम होगा, जो भी माइनॉरिटी वेलफेयर का काम है। ये भी गाड़ी इसमें शायद नहीं नॉन है। गज़ेट नई गाड़ी है, नॉन गज़ेटेड गाड़ी है पद है, इसमें? लेवल 7 नहीं। अच्छा, गाड़ी आपका देखिए लेवल 7 में जब आप जाएँगे तो गाड़ी में एमयू के पास गाड़ी है, एलटीयू के पास गाड़ी है, आपका बीपीआरओ के पास गाड़ी है, आरओ के पास गाड़ी है, एलयू के पास गाड़ी है। बाकी लेवल 7 के पद के पास गाड़ी नहीं है। गज़ेटेड में कुछ पद है जो कि नॉन गज़ेटेड अभी तक नॉन गज़ेटेड है, जैसे कि ब्लॉक एससी-एसटी वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, बीपीआरओ, एलईओ, ये 4 एमओ, ये 5 पद अभी भी नॉन गज़ेटेड है, जबकि बीपीएससी से नियुक्ति हो रही है तो गज़ेटेड रखना चाहिए, गवर्नमेंट का गलत पॉलिसी है, अदरवाइज़ गज़ेटेड होना चाहिए। तो ये 4-5 पद नॉन गज़ेटेड अभी भी हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी कारा सेवा, पीओ गृह विभाग प्रोबेशन का है ये। ऑफिसर, हाँ, ये लेवल 9 का पद है और इसमें एक तरह से आपको जिला विधि शाखा, जो जिला में जिला विधि शाखा होता है और कोर्ट, ये दोनों के बीच में जो भी रिपोर्टिंग होती है, यूटिलाइज़िंग करना, साथ-साथ जो जेल से संबंधित जो भी जेल मैनुअल्स है उसमें जो भी कैदी होते हैं उनको मिलवाना, उनकी मॉनिटरिंग करनी, वहाँ भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि कोर्ट, जेल और जिला प्रशासन, ये तीनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं कैदियों। और तीसरा चीज़ इसमें ये है कि आपको ज़्यादा बहुत हेक्टिक नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट का जो चलता है डेट हियरिंग वगैरह, उस हिसाब से ही इनकी वर्कलोड बढ़ती है। अंततः कोर्ट को भी देखते हैं कि छुट्टी समर वैकेशन होता है तो इनको भी ठीक-ठाक मिल जाता है। तो पीसफुल जॉब है, आप तैयारी आगे भी कर सकते हैं। बाकी लेवल 9 का पद है, गज़ेटेड है, गाड़ी है, तो कुल मिलाकर के अच्छा पद है। आवास भी है जेल के अंदर, बड़ा बड़ा आवास है इनके पास, जिला में मिलेगा भी, जिला के जेल में मिलेगा, जहाँ जेल जहाँ भी होगा शहरी क्षेत्र में होगा, शहरी क्षेत्र का जिला में ही होगा ये, तो ये जिला में रहने का मौका मिलेगा। तो ये है एक शांत पोस्ट पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक है एआरसीएस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा पोस्ट है ये, इसके बारे में सॉरी एआरसीएस एआरसीएस इसके बारे में बताया ही है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसमें पैक्स का जो भी मेंबर बनना चाहते हैं तो पहले पैक्स के अध्यक्ष से बनना होता है और अगर कंप्लेन हुआ कि 45 डेज़ के अंदर पैक्स अध्यक्ष नहीं किया रजिस्ट्रेशन, तो फिर क्यों नहीं किया, एक सटीक जवाब देना होता है पैक्स अध्यक्ष को। अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सो ही कैन रजिस्टर एज़ अ पैक्स मेंबर, तो वो रजिस्टर कर सकते हैं पैक्स मेंबर के रूप में।
दूसरा काम क्या होता है, जो भी जितने भी बीसी होते हैं, ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, तो वो ब्लॉक लेवल पे होते हैं। सारे का स्थापना, छुट्टियाँ, सारा कुछ एआरसीएस ही देते हैं। तो ब्लॉक लेवल पे जो भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का काम होता है, वो एआरसीएस के मॉनिटरिंग के अंदर ही होता है। और एआरसीएस के ऊपर एक डीसीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर। तो अगर जहाँ पे डीसीओ का पद खाली है, तो वहाँ पे एआरसीएस को इंचार्ज दे दिया जाता है, या कुछ समय बाद एआरसीएस ही डीसीओ बन जाते हैं। एआरसीएस एमडी भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर के, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल जिला, वही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है एक जिला लेवल पे, उसके भी एमडी होते हैं। तो कुल मिलाकर के कोऑपरेटिव्स विभाग का जो भी काम होता है, एआरसीएस से देखते हैं और डीसीओ को भी असिस्ट करते हैं। अच्छा पद है, बैलेंस्ड पद है। जिस समय धान की अधिप्राप्ति होती है, धान की खरीदारी होती है, पैक्स अध्यक्ष के पास जाता है, पैक्स से फिर वो वहाँ मंडी में जाएगा, सॉरी जो वहाँ पे मिल होंगे, या तो प्राइवेट मिल हो सकता है या गवर्नमेंट मिल हो सकता है, उस मिल में जाएगा। फिर मिल तय किया जाता है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राज्य खाद्य निगम। तो ये तीनों, ये सारी मॉनिटरिंग करनी होती है कि धान किसान से खरीदा गया है, पैक्स फिर वहाँ पे टैग संबंधित जो टैग्ड मिल है वहाँ पहुँचा दिया गया है, और फिर उस टैग्ड मिल के पास से फिर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राज्य खाद्य निगम के पास पहुँच गया है। उसके बाद वो डायरेक्ट डीबीटी माध्यम से किसान को पैसा मिल जाता है। इस सारे मॉनिटरिंग गाड़ी एक नहीं है? गाड़ी बिल्कुल है। तो उस समय हेक्टिक काम रहता है 3, 4, 5 महीने, जिस समय धान की अधिप्राप्ति होती है। अन्यथा बाकी समय में रिलैक्स रहते हैं, लेवल लाइन है, गस्टेड है, गाड़ी है, सारे बीसीओ का स्थापना है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा पद है और बैलेंस्ड है। जी, एक लास्ट फर्स्ट पद बता हुआ है 27 नंबर, ये ऑडिटर का पद है। जिला अंकेक्षण, ये ऑडिट, ये लेकिन हाँ, तो देखिए ये डेटा वो वाले ऑडिटर नहीं है, ये सिर्फ सहकारिता विभाग के हैं, इस बात का ये ध्यान रखिएगा, सहकारिता यही विभाग वाला के विभाग ऑडिट है करेंगे, ये इसी का बिल्कुल। ऑडिट करेगा ये। जी इसी विभाग ऑडिट करेंगे, तो जितने भी उस धान की अधिप्राप्ति हो रही है, कहीं फंड गया है, तो सारा काम ऑडिट करने का काम होता है। उसमें मैंने एसी है, डीसी है, जो चीज़ें होती है सबको देखना है। लेवल लाइन है, रजिस्टर्ड है, गाड़ी लेकिन नहीं मिलती है इसमें, गाड़ी स्टार्टिंग में नहीं है। ये जो सीडीपीओ और एफएओ का पद लिखा जा रहा है, ये इसके लिए जो क्वालिफाई किए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, अदरवाइज नहीं है। लेवल 9 का पद है, बहुत बेहतरीन पद है सीडीपीओ, और एफएओ भी नया पद है लेकिन अच्छा पद है। तो ये दोनों में जो बच्चे होंगे सिर्फ वही होंगे, अदरवाइज हमने 27 के 27 सभी पोस्टों का डिटेल में डिस्कशन किया है, सब में मैंने लिख दिया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आईएसपीसीएस इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, या फिर इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, वहाँ पे आपको लिंक से जो है कि उस ग्रुप में जाकर के इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑफिसर से अलग अलग बात की गई है, उस पीडीएफ में वो भी है। तो किस किस तरीके से एक रैंकिंग बनाना आप अगर पसंद करेंगे तो कितना आप रैंक देंगे, ये एक तरीका हो सकता है। मैं बता देता हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस का नाम लिख लेंगे, उसके बाद पब्लिक डीलिंग है कि नहीं है, पावर है कि नहीं है, शहर में रहने का मौका, गाड़ी मिल रहा है कि मिल रहा है, उसके बाद फिर सैलरी कितनी है, चूंकि लेवल 9 में जाएंगे तो आपको सैलरी ज्यादा होगी, लेवल 7 में सैलरी कम होगा। और दूसरी बात है कि जब आप लेवल 9 में जाते हैं ना, तो उसका एक फायदा ये है कि आप वहां से प्रमोट होते हैं, तो लेवल 11 में, लेवल 14 में इस तरीके से प्रमोशन होता है आपका। तो इन चीजों कौन म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे, जब तक परमिशन नहीं दिया जाए कृपया अनम्यूट ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लेवल 9 का फायदा ये है कि आपको प्रमोशन जल्दी जब होगा तो आप अच्छे लेवल पे जाएंगे। लेवल 7 में जाने का एक नुकसान ये है कि लेवल 7 से पहले लेवल 9 में जाएंगे, उसके बाद तो आगे जाएंगे। तो ये जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसी लेवल पे इस बात पे आप बना सकते हैं अपना, कि गाड़ी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ऑफिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, स्टाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको आप अंक दीजिए कि गाड़ी मिल रहा है तो 10 में 10 नंबर, ऑफिस मिल रहा है 10 में 10 नंबर। अगर ऑफिस में एक कमरा मिल रहा है, सिर्फ अपना सेपरेट ऑफिस नहीं मिल रहा है, तो 10 में 8 नंबर 7 नंबर दे सकते हैं। अगर अटैच ऑफिस मिल रहा है 10 में 6 नंबर दीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए। जिला में पोस्टिंग मिल रहा है तो 10 नंबर, मंडल में 8 नंबर, अगर राज्य वहाँ पे गांव में पोस्टिंग मिल रहा है तो 6 नंबर, या फिर गांव में रहना पसंद करते हैं तो उसको 9 नंबर दीजिए। इस तरीके से होम गार्ड मिल रहा है इसको तो 9 नंबर, ये स्पेशल बेनिफिट इनको कि होम गार्ड मिल रहा है, सबको मिलता नहीं है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं तो उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर पब्लिक इंटरेक्शन कितना है, उसको भी कुछ नंबर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसका अलग अलग लेवल बना सकते हैं। ये पीडीएफ इंग्लिश में, हिंदी में, सब चीज इसमें लिखा हुआ है। जो चीजें इंग्लिश में अलग अलग जगह लिखा हुआ मिलता है उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दिया है, हर लेवल को घेर भी दिया है। और लेवल 9 रेड कलर से है, लेवल 7 ब्लू कलर से है। तो इस तरीके से सारी चीज इसमें कर दी गई है। अब एक एक करके कुछ लोगों का कुछ सवाल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप टाइप करें, हम लोग उसका आंसर दे देंगे। बहुत रात हो चुकी है, थोड़ा स्टॉप करेंगे, कृपया टाइप करेंगे और कुछ सवाल को टाइप करेंगे तो लेकर सवाल हम लोग वो पूछ के भी दे देंगे।
अनम्यूट नहीं करेंगे प्लीज, टाइप करें, हम लोग आंसर देंगे। जी विकास पूछिए, तो क्या पूछना है? टाइप करते जाइए, इधर से आंसर भी दिया जाएगा। पूछिए, जो विकास आप पूछना चाह रहे हैं वो पूछ भी लीजिए, हैंड रेज करके एक एक करके। आशीष कुमार, दीपक वर्मा, विकास, सबीर, सॉरी सुभाष और आरन बीडब्ल्यू, इनका क्या नाम है? पूछ सकते हैं आप। हाँ सर। सर बीएस में सर ये जो हमारा मतलब बोले एचडीसी के बाद जो 4-5 साल बाद जो बता रहे पोस्टिंग है, वो सर अभी प्रेजेंट में सर कौन कौन सा डिपार्टमेंट में मिलता है वो पोस्टिंग? इनको बीएस को हाँ जी हाँ, अभी बीएस प्रेजेंट में को कौन कौन सा डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल रहा है? उनको किसी भी डिपार्टमेंट में रखा जा सकता है। मैंने बताया कि जो ग्लैमर वाला पद है, समान तौर पर इसको आप सभी लोग जानते हैं। जो डीपीआरओ का पद होता है, डीसीएलआर का पद होता है, पीजीआरओ का पद होता है या एनडीसी का पद होता है, नजारत उप समाहर्ता। बाकी जो पद हैं उसमें भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि अब जिला खेल शाखा है, उसके प्रभारी के रूप में काम कर सकते हैं। जिला राजस्व शाखा है, जितने भी शाखाएं हैं उसके प्रभारी के रूप में एक एसडीसी ही होते हैं, बीएससी होता है। सर एक्चुअली मैंने सुना था कि एक एक डीपीएलआर करके कुछ सवाल टाइप होकर के आ रहे हैं। एक अच्छा सवाल है, ललन कुमार टाइप किया है कि नौकरी का प्रॉब्लम है तो पुलिस सर्विस में एलिजिबल होगा या नहीं, तो नी नौक का प्रॉब्लम बता दिया जाए। नौकरी का कितना प्रॉब्लम है इस पे डिपेंड करता है। अगर बहुत माइनर है, ओके, नो इशू। आंख में चश्मा लगा हुआ है तो डीएसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना नहीं, पावर बिल्कुल तक का मिलेगा, चश्मा है, ये बिल्कुल पहले मिलेगा पता करना होगा। भाई ऐसे मिल जाता है, उसमें डीएसपी तो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं इससे है। कोई आप दिक्कत नहीं बस होगा। जो विजुअल है उसका विजुअल ठीक होना चाहिए, ठीक है। विजन 6x6 होना चाहिए या 9x6, 6x9 उससे तक भी है तो मिल जाता हाँ है। तो विजन एस्टेक ठीक और होना चाहिए। बीईएस, ये इसमें किसको ऊपर रखा जाए? एस्टेक और बीएस में देखिए, ये आपके ऊपर है। आप चाहते हैं कि हमको गाड़ी मिले, आप प्रायोरिटी देख लीजिए, आपको क्या चाहिए। गाड़ी चाहिए, शिक्षा, आपको संतुष्टि मिल रहा है वो काम करने में। एस्टेक में क्या है कि आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, काम जो है जीएसटी के, दोनों आप तुलना कर लीजिए। लेकिन ऑन माय व्यू मेरा पूछिएगा तो जब एस्टेक और बीएस में तुलना करने की बात होगी तो फिर मैं बीएस को ऊपर रखूंगा। एमयू में प्रमोशन एस्पेक्ट अच्छा है। एपीओ और एस्टेक में किसको आगे रखें? एपीओ और एस्टेक को बता दिया जाए। एपीओ और एस्टेक देखिए, दोनों का प्रमोशन ठीक ही है, दोनों में आपको 5 साल स्ट्रगल करना ही होगा। एस्टेक में बेनिफिट ये है कि आप एक समय के बाद जब आप जैसी बनते हैं जेसीएसटी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, आप टोटली एक तरह से फुल फ्लेज्ड, आप सारा ऑफिस का इंडिपेंडेंट चार्ज आपको मिल गया। टैक्स रिविजन का जहाँ भी काम हो रहा है उसको टैक्स इम्प्लीमेंट करवाना है, तो एस्टेक ज्यादा बेहतर है ऑन माय व्यू। और मैं बताना चाहूंगा, लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये पोस्ट तो आपने पोस्ट प्रेफरेंस देख लिया, सीख लिया, बहुत सारी चीजें बताई और कुछ क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग देंगे। लेकिन यह पद तभी मिलेगा जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, नहीं तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा भरें, बहुत अच्छे तरीके से पहले भर लें। उसके बाद पढ़ाई पे बहुत जोर से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और आप जानते हैं कि इस बार बीपीएससी में मेंस की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। तो कुछ बच्चों की तैयारी बेहतरीन अभी ही हो चुकी है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि अब अपने आप को इनरिच कर रहे हैं, मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम वगैरह में आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी ये ऑफर भी चल रहा है, अभी आप उसमें लाभ उठा सकते हैं। तो वो जाएंगे, आप जब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक दिया गया है, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं अभी, खास करके फेस्टिव सीजन के कारण, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक कुछ सवाल और है कि एआरसीएस और एपीओ के बाद में इसको रखना चाहिए, तो बताइए कि एआरसीएस और एपीओ क्या है, और ईबीसी अंशल सर्टिफिकेट में किसके नाम से होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब दे दिया जाए। ईबीसी या ओबीसी अंशल सर्टिफिकेट में कहा गया है कि पिताजी के नाम से सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसको समझ नहीं पा रहे बच्चे। ये स्टार्टिंग में भी कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको डिस्कस किया जाए। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है। ये सवाल ये है, मैं क्लियर कर देता हूँ सवाल को, कि जो बच्चे ईबीसी या ओबीसी कैटेगरी के हैं, उसमें जो फॉर्म भरा जा रहा है अभी मेंस वाला, उसमें लिखा हुआ है कि ईबीसी एनसीएल और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट पिताजी के नाम से होना चाहिए, जबकि इन लोगों ने जो मैं बता फॉर्म भरा देता था। हूँ। हाँ देखिए, पिताजी के नाम कहने का मतलब ये है कि
आपका जो उसमें जब बनाते हैं तो जाति आय निवास तीनों बनता है, तो आय जो है आपकी आय काउंट नहीं होती है, उसमें फादर और फैमिली की टोटल इनकम काउंट होती है, ठीक है? तो फैमिली का ही इनकम देना होता है, आपका इनकम से कोई मतलब नहीं है। तो और दूसरा है कि बना किस लेवल का होना चाहिए, अगर आरओ लेवल का बना हुआ है, ओके, एसडीएम लेवल का बना हुआ है तो और अच्छी बात है, और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। तो पीटी वाला फॉर्म की बात हो रहा है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल। तो इस तरीके से अब हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर आप लोग फॉर्म भरें और इस तरीके से फिर तो अपना